डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। आम आदमी पार्टी के मुद्दे में सुई चुभोने के लिए भाजपा ने यमुना की गंदगी और पर्यावरण प्रदूषण को मुद्दा बना लिया है। एक कचरे के पहाड़ की बात करता है तो दूसरा हवा में फैली गंदगी का सवाल उठा देता है। ये सारे मुद्दे आज के नहीं है। यह भी सब जानते हैं कि बेशक दिल्ली में इन समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी अलग अलग महकमों की है, पर सच्चाई यह भी है कि इनका समाधान केवल एक के वश की बात नहीं है। मगर यहाँ दोनों पार्टियाँ साल भर बस एक दूसरे के काम में टांग अड़ाने में लगी रहती हैं। एक दूसरे के सिर ठीकरा फोड़कर अपना कर्तव्य पूरा मान लेती रही हैं। बल्कि कई बार तो लगता है कि वे इस कोशिश में रहती हैं कि कैसे दूसरे के हिस्से की समस्या बढ़े और वे उस पर दोषारोपण कर जनता में वाहवाही लूट सकें। जब केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के कामकाज राजनीतिक नफे नुकसान नज़र से किए जाने लगते हैं तो समस्याओं के पहाड़ इसी तरह सिर उठाते हैं। फिर राजनीतिक दल भ्रम के पहाड़ खड़ा कर लोगों को भड़काने की कोशिश करते देखे जाते हैं। ये बातें किसी भी दल से छिपी नहीं है कि चाहे वह कचरे के निस्तारण में नाकामी हो, हवा में घुलते बढ़ते जहरीले रसायनों का स्तर हो या फिर यमुना के पानी में गिरते विषैले नाले, इनका दुष्प्रभाव आखिरकार आम लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। इन कचरे के पहाड़ों के कई किलोमीटर के दायरे में बसी बस्तियों में रहने वालों को हर वक्त कितने तरह के विषाणुओं का प्रकोप सहना पड़ता है। जहरीली हवा में सांस लेना किस कदर लोगों को मुश्किल हो चुका है। यमुना का विषैला पानी कैसे लोगों के जीवन पर दुष्प्रभाव डाल रहा है, ये बातें किसी से छिपी नहीं है। इसी आबो हवा में तमाम राजनीतिक दलों के लोगों को भी सांस लेनी पड़ती है। फिर भी मिलजुल कर इसके समाधान की कोशिश कभी नहीं की जाती। चुनाव के समय भले इन समस्याओं के जरिए वोट खींचने का प्रयास किया जा रहा है, पर चुनाव के बाद ये समस्याएं वाकई समाप्त हो जाएंगी, इसका दावा कोई नहीं कर सकता। इस लिहाज से यह चिंता की बात जरूर है, क्योंकि कुछ दशकों से बढ़ती आबादी पर चिंता जताई जाती रही है। दशकों तक जनसंख्या नियंत्रण के उपायों पर चर्चा भी होती रही है। इस तरह जनसंख्या बढ़ने के नए आंकड़े पर सोच विचार जरूर होना चाहिए, लेकिन यहाँ गौर करने की बात यह है कि पिछले कुछ दशकों में दुनिया में जन्म दर कम होते जाने का रुख है। जनसांख्यिकी विश्लेषण में निकल कर आया कि सन 1950 के बाद इस समय जन्म दर अपने सबसे कम स्तर पर है। यानी पिछले दशकों में जनसंख्या नियंत्रण के उपायों के कारगर रहने पर हम संतोष कर सकते हैं। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि फिर उम्मीद से ज़्यादा आबादी किस कारण से बढ़ रही है। इसका जवाब यह
दिया जा रहा है कि दुनिया भर की सरकारों के अच्छे कामों से नागरिकों के जीने की औसत उम्र बढ़ गई है। जनसंख्या बढ़ोतरी का कारण अगर स्वास्थ्य सेवाओं का बढ़ना और जीवन स्तर बेहतर हो जाना हो तो हम अब किस आधार पर आबादी के नए आंकड़े पर अफसोस जता पाएंगे? इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि कई देशों की सरकारें अपने नागरिकों की न्यूनतम ज़रूरतों को पूरा करने में बड़ी कठिनाई महसूस कर रही हैं। पानी और भोजन की कमी हो या वाहनों से पैदा होने वाला प्रदूषण, ऐसी समस्याओं के लिए सबसे आसान तर्क बढ़ती आबादी का ही दिया जाता है। लेकिन अगर विश्व में जन्म दर का लक्ष्य कमोबेश हासिल कर लिया गया हो तो अब समस्याओं के समाधान के लिए दूसरा और कौन सा तरीका हो सकता है? दुनिया भर के विकास विशेषज्ञों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे अपनी न्यूनतम आकार की आबादी की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकास का नया मॉडल खोजें। हालांकि कुछ विद्वानों को लग सकता है कि जनसंख्या घटोतरी के लिए जन्म दर को और नीचे लाया जा सकता है, लेकिन गौर करने की बात यह है कि कई देशों में विकास का चक्का घुमाने वाले युवकों की आबादी कम हो रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक एक स्तर से ज़्यादा जन्म दर नहीं घटाई जा सकती, वरना भविष्य में युवा कम पढ़ने लगेंगे। यानी आबादी का मामला इतना आसान नहीं है। जहाँ तक सिर्फ अपने देश की बात है तो बढ़ती जनसंख्या के रुख में यह भी बताया गया है कि भारत की आबादी दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाले चीन से भी ज़्यादा होने को है। यह बात चौंकाने वाली इसलिए है कि यह अनुमान नहीं लगाया गया था कि ऐसी स्थिति इतनी जल्द आ जाएगी। हालांकि भारत जन्म दर को काबू करने का दावा कर रहा है, साथ ही जीने की औसत उम्र भी बढ़ने की बात है। बेशक पृथ्वी पर इच्छाओं की पूर्ति के लिए संसाधन कम हैं, लेकिन मानव की बुनियादी ज़रूरतों के लिए संसाधन इतने भी कम नहीं हैं। जहाँ तक उपलब्धता का सवाल है तो प्रकृति की देन से हमारे पास पर्याप्त जल है। उचित प्रबंधन से हम उसे उपयोग के लायक बना लेंगे। हमारे पास पर्याप्त अनाज उत्पादन की सामर्थ्य भी है। हम मौजूदा प्रौद्योगिकी के सहारे ही दशकों तक भोजन के लिए निश्चिंत रह सकते हैं। इसलिए भविष्य के लिए हमें चिंता नहीं बल्कि चिंतन की ज़रूरत है। इसीलिए यह सवाल भी लंबे समय से बना हुआ है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए होने वाला खर्च कहाँ से आए, या सिर्फ विकासशील और गरीब देश ही पर्यावरण खराब कर रहे हैं। हकीकत तो यह है कि पिछली 2 सदियों के दौरान पश्चिम में जिस तरह का भौतिकवादी विकास हुआ है वह पर्यावरण की कीमत पर ही हुआ है, जबकि धरती के पर्यावरण को बिगाड़ने का ठीकरा गरीब और विकासशील देशों पर फोड़ा जाता रहा है। पर्यावरण को सुधारने के लिए अमीर देशों का गुट गरीब देशों पर ही दबाव बनाते रहे हैं। इसके लिए उन पर
कठोर कदम उठाने का दबाव डाला जा रहा है। यह ऐसा जटिल मुद्दा है जो पहले 2 दिन में उठा है। छोटे से देश बारबाडोस के प्रधानमंत्री ने इस मंच से साफ कहा कि जो कंपनियां जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं, उनसे पैसा वसूला जाए और उस पैसे को जलवायु संकट से निपटने के लिए गरीब देशों को दिया जाए। ऐसे मुद्दे को समर्थन देने वालों में भारत भी है। संपूर्ण विराम।